चलिए टाइम ऑफ सप्लाई शुरू करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई मतलब कौन सी डेट को हम पिक करेंगे टू लेवी द जीएसटी। जीएसटी के रेट्स हैं, जीएसटी के रेट्स अलग अलग डेट पे चेंज हो सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि हमें कौन सी डेट का टैक्स लेना है। तो इसीलिए ये प्रोविज़न हमें पढ़ना है और प्रोविज़न का नाम क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हाट for the purpose of paying tax liability point of taxation is required. Time of supply is nothing but point of taxation. Briefly explain the concept of time of supply. बिल्कुल सिंपल। टाइम ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट क्या कहता है कि पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, हमें किस पॉइंट पे टैक्स लगाना है। जैसे मान लीजिए एक दिन में सुबह है, दोपहर है, शाम है, रात है, तो हमें किस टाइम का रेट लेना है। क्योंकि आप तो कोई भी टाइम बोल सकते हो, लेकिन हमने एक प्रोविज़न बना रखा है कि उस दिन का रेट लेना है या उस टाइम का हमें रेट ऑफ टैक्स लेना है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ना सप्लायर को ना रेसिपिएंट ऑफ सर्विस को। तो ये बैकग्राउंड है, आप इसको अपने आप पढ़ सकते हो। उसके बाद ये वाला चार्ट देखते हैं, इससे हमें क्लियर होगा क्या लिखा हुआ है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज। अब यहाँ पे एक नई चीज़ सीख लेते हैं। देखो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, एक फॉरवर्ड चार्ज और एक आपको मिलेगा रिवर्स चार्ज। वो पूरा अलग से टॉपिक ही होगा रिवर्स चार्ज का। इतना समझेंगे यहाँ पे, फॉरवर्ड चार्ज का मतलब होता है जो सर्विस प्रोवाइडर है, यानी गुड्स को जो सेल कर रहा है और जो गुड्स को रिसीव कर रहा है, उसमें से टैक्स कौन लगाएगा, जो सप्लाई करेगा वो बिल में जीएसटी लगाएगा। किससे लेगा, रेसिपिएंट से, और फिर वो उसको जमा करा देगा किसको, गवर्नमेंट को। ये है फॉरवर्ड चार्ज। रिवर्स चार्ज में इसका उल्टा है। रिवर्स चार्ज में इसका उल्टा है, मतलब जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है उसको टैक्स कलेक्ट करके जमा कराना है किसको, गवर्नमेंट को। उल्टा मतलब नॉर्मली टैक्स किसको लगाना है, सर्विस प्रोवाइडर को, लेकिन रेसिपिएंट को पलटा फंस जाएगा तो उसको देना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। उसके बाद उसको देना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस चार्ट को पूरी तरीके से समझो। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, पहला लेफ्ट चार्ट में देखो, इन केस ऑफ गुड्स अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। अब दो डेट्स यहाँ पे देखनी है फॉरवर्ड चार्ज में। दो डेट में जो अर्लियर है, दो डेट में जो अर्लियर है उसको रेट ऑफ टैक्स लगेगा क्या। पहला, गुड्स के केस में जो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस होगा, मतलब जिस डेट पे आपका बिल होगा, आपने बिल बनाया होगा उसमें एक डेट मेंशन करी होगी। दूसरा, डेट ऑफ पेमेंट विच सप्लायर रिसीव, या जिस दिन उसको पेमेंट मिली उसमें से जो अर्लियर होगा उसको हम क्या मानेंगे, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। राइट, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। अब इसके बाद अगर हम बात करें राइट हैंड साइड में, इन केस ऑफ सर्विस, तो सर्विस में क्या है, अर्लीस्ट ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे भी अर्लीस्ट में क्या, पहला इनवॉइस, दूसरा डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब पहले तो इनवॉइस देखेंगे, नहीं तो डेट ऑफ प्रोविजन, जिस दिन आपने सर्विस दी। और तीसरा, डेट ऑफ विच पेमेंट सप्लायर रिसीव। तीसरा कहा जिस दिन पेमेंट रिसीव हुई। तो तीन बातें क्या क्या हो गई, इनवॉइस की डेट, जिस दिन सर्विस दी, या जिस दिन पेमेंट मिली। अर्लियर, तीनों में से अर्लियर, ये ध्यान रखना, तीनों में से अर्लियर। कॉमन पॉइंट क्या है, ये कॉमन पॉइंट क्या कहता है, डेट ऑन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट शैल बी अर्लियर ऑफ। अब यहाँ पे जो पेमेंट की डेट आई थी दोनों में, डेट ऑफ पेमेंट, उसके लिए कौन सी एंट्री पहले मानेंगे, ये भी एक प्रोविज़न है कि पेमेंट के लिए कौन सी डेट लेनी है। तो यहाँ पे दो बोलता है, अर्लियर, डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। दोनों में से अर्लियर, जिस दिन एंट्री बुक में की या जिस दिन आपको सच में पेमेंट मिल गई, आपके अकाउंट में आ गई, जो अर्लियर होगी। कभी कभी हम एंट्री बुक कर देते हैं, पैसे बाद में लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम पैसे पहले लेते हैं, एंट्री बाद में करते हैं, जो पहले करोगे आप। तो वापस आ जाओ, गुड्स के केस में इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, सर्विस के केस में इनवॉइस, प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट के लिए कौन सी डेट अर्ली लेनी है, पेमेंट के लिए लेनी है अमाउंट जब आया या जिस दिन आपने एंट्री करी, उन दोनों में से अर्लियर। ठीक है, चलो फिर से डिस्कस करते हैं डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ऑफ गुड्स। अब एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे डिटेल से कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस किस दिन का लेना है, किस दिन डेट ऑफ इशू इनवॉइस माना जाएगा। पहला पॉइंट, व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व इन सप्लाई देन बिफोर एट दी टाइम ऑफ रिमूवल। मतलब जब गुड्स की बात आएगी, गुड्स को एक जगह दूसरी जगह देना है, तो इशू ऑफ इनवॉइस कौन सा लेना है, जिस दिन, देन
बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, या तो पहले या जिस दिन आपने गुड्स को रिमूव किया, मतलब अपनी पोजीशन से दूसरे की पोजीशन को जब दिया उस दिन का हम डेट ऑफ इनवॉइस मानेंगे। दूसरा, जिस दिन मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, मतलब गुड्स जहाँ थी वहीं रहनी है, तो क्या कहता है, देन बिफोर और एट टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल टू रेसिपिएंट। जिस दिन डिलीवरी होगी, यानी काइंड्स ऑफ डिलीवरी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में होती है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है जहाँ पे हम की दे देते हैं, या जहाँ पे गुड्स कोई मेरी देख रहा है, अब वो उसके मेरे भी हाथ में वो उसकी देखेगा, उस तरीके से। या गुड्स और मेकिंग अवेलेबल, जिसी दिन आप उसके लिए अवेलेबल करा दोगे कि भैया वहाँ पे गुड्स रखी, जाके ले लो, उस दिन की डेट को हम क्या मानेंगे, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ऑफ गुड्स। तीसरा, कंटिन्यूस सप्लाई। अब इसको ध्यान से समझना। कंटिन्यूस सप्लाई का मतलब ऐसी सप्लाई है जो थोड़ा 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 चल रही है, इकट्ठा देना मुश्किल है या इकट्ठी डिलीवरी हो ही नहीं रही, तो फिर क्या होगा इशू। एग्जाम्पल, सप्लाई ऑफ ऑयल। ऑयल का मतलब क्या होता है, ऐसे मान लीजिए पाइपलाइन बिछी हुई है या कोई पहले से ही आपने मोड ऑफ सप्लाई ले रखा है और ऑन डिमांड हो जाती चीज़ें, लगातार चीज़ें आ रही हैं। देन अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो दोनों में से अर्ली, टाइम व्हेन ईच स्टेटमेंट इज इशूड और टाइम व्हेन ईच पेमेंट इज रिसीव। जिस दिन स्टेटमेंट आएगी, कहाँ से, जिस जो आपको सप्लाई कर रहा है, टाइम व्हेन ईच पेमेंट इज रिसीव, या जब आपको पेमेंट मिलती है। जब भी बात होगी कंटिन्यूस सप्लाई की, तो पेमेंट कैसे मिलती है, जैसे जैसे सप्लाई होती रहती है पेमेंट मिलती रहती है, इस तरीके से। तो स्टेटमेंट जिस दिन आएगी कि भाई इतना सप्लाई आपको हो चुका है, वो डेट, या फिर अर्लीस्ट में से, या फिर जिस दिन आपको पेमेंट मिलेगी सामने वाली पार्टी से, उसमें दोनों में से अर्लीस्ट ले लेना है। फोर्थ पॉइंट, इफ़ गुड्स आर सेंट फॉर अप्रूवल। ये सब अकाउंट्स की टर्म्स हैं। अब वहाँ पे अकाउंट्स में तो हमें क्लियर है, बस यहाँ पे ये समझना है कि जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स का रेट कब कैसा लेना है, उसके लिए सब चीज़ पढ़ी जा रही है। अगर अप्रूवल के लिए गुड्स भेजी है तो कौन सी डेट को हम मानेंगे, क्या, डेट ऑफ इनवॉइस। तो टाइम व्हेन इट बिकम्स नोन दैट सप्लाई हैज़ टेकन प्लेस, या दूसरा 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। भैया हमने उसको बोला होगा कि इतने दिन में गुड्स आप दे देना, टाइम व्हेन इट बिकम सप्लाई हैज़ टेकन प्लेस, जिस दिन वो कंफर्म कर देगा जिसको आपने गुड्स दिए कि हाँ भाई मुझे गुड्स पसंद है, मैं इसको लूँगा, वो डेट। या फिर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, नहीं है, बहुत डिले कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का टाइम दिया गया है, उस दिन से हम ले लेंगे क्या, उसी दिन को डेट ऑफ इनवॉइस। नेक्स्ट डिस्कस देखो, टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फॉर सर्विस। अब इनवॉइस को इशू करने के लिए भी टाइम फिक्स किया गया, ये नहीं आपने सर्विस दे दी और इनवॉइस बना रहे हो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, ठीक है, तो उसकी भी टाइम लिमिट फिक्स। टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस के लिए क्या बोलता है, सर्विस के लिए बोलता है बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन 30 डेज। या तो जिस दिन सर्विस दो उसके पहले या उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप इनवॉइस इशू कर दो, बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन 30 डेज। मैक्सिमम 30 दिन के अंदर प्रोविजन ऑफ सर्विस के लिए इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। लेकिन 45 डेज नीचे लिखा हुआ है, 45 डेज दिए गए हैं किसको, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, उनको समय 15 दिन का ज़्यादा दिया गया है कि 45 दिनों में आप गुड्स सर्विस का इनवॉइस इशू कर दो। क्लियर। सेकंड केस, इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, फिर से आ गया लेकिन इस सर्विस के एंगल से आया, पहले गुड्स के एंगल से था। अच्छा, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कैसे मानेंगे, कौन सी ड्यू डेट है कंटिन्यूस के लिए। द इनवॉइस विल बी इशूड बिफोर और आफ्टर द पेमेंट इज मेड बाय द रेसिपिएंट बट विथ 30 और 45 ड्यू डेट ऑफ पेमेंट के अंदर आपको मान लेना है। दूसरा, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। पेमेंट ही आइडेंटिफाई नहीं हो रही कि एक्चुअली पेमेंट किस दिन आई है, तो द इनवॉइस शैल बी इशूड before or after each time when the supplier or service receive the payment but within 30 or 45 days of recipient of पेमेंट। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड अगर होगा तो भी हम 30 और 45 डेज़ के अंदर अंदर हम उसको मान लेंगे। पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि है तो कंटिन्यूस सप्लाई, लेकिन पैसे कब मिलेंगे, जब आप सारा काम कर दोगे। ऐसी उसने सामने वाले ने कंडीशन रखी है कि चाहे भले 3 महीने का काम है, 4 महीने का काम है, साल भर काम है, ऐसा वैसे आजकल प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कोई केस आया होगा तो इसलिए प्रोविज़न बना दिया गया।
क्या कि कंप्लीशन ऑफ इवेंट, तो क्या मानेंगे इनवॉइस, द इनवॉइस शैल बी इश्यूड बिफोर और आफ्टर द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट बट विद इन, फिर से वही बात घूम फिरा के वही 30-45 का मार्जिन रखा गया है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज सीजेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर अ कंप्लीशन ऑफ द सप्लाई, मतलब काम कर रहे थे और किसी भी रीज़न से उस काम को रोकना पड़ गया, किसी भी रीज़न से काम को रोकना पड़ गया, तो क्या कहता है, द इनवॉइस शैल बी इशूड एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस एंड सच इनवॉइस शैल बी इशूड टू द इवेंट ऑफ दी सर्विस प्रोवाइडेड बिफोर स्टॉपिंग। तो यहाँ पे भी वही है, अगर काम रुक गया तो इनवॉइस आप कितने दिन में इशू कर दोगे, व्हेन द सप्लाई सीजेस, है ना, जिस दिन सप्लाई रुक गई, जिस दिन काम बंद हो गया, सच इनवॉइस शैल बी इशूड टू द एक्सटेंट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बिफोर स्टॉपिंग, उतने तक का इनवॉइस बना दो जितने तक का काम रुकने से पहले का काम हो चुका है। क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, देखिए, द सप्लाई शैल बी डीम टू हैव बीन मेड टू द एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय इनवॉइस और केस में बी ऑफ पेमेंट, उतना हम मानेंगे सप्लाई, उतनी सर्विस मानेंगे जितना इनवॉइस में मेंशन होगा या जितने की पेमेंट की गई होगी। बात बिल्कुल ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ऑप्शनल टाइम ऑफ सप्लाई, ऑप्शनल टाइम ऑफ सप्लाई इफ अमाउंट अप टू 1000 है, ध्यान से समझिए, सीधे हम अमाउंट को पकड़ रहे हैं, अगर अमाउंट अप टू 1000 है, amount up to 1000 in excess of invoice amount is received, then supplier has an option to take the time of supply as the date of invoice issued for such excess or advance receipt। अगर 1000 के ऊपर है इन्वॉइस, इफ अमाउंट 1000 तक है, तो उसके बाद का इन्वॉइस जब आप बनाओगे 1000 के बाद तक का, तो फ्रेश इन्वॉइस को हम क्या मान लेंगे, डेट ऑफ इन्वॉइस, क्योंकि 1000 तक के उसमें जीएसटी नहीं लगाया जाता, ये बोला जाता है 1000 तक के सर्विस में जीएसटी नहीं लगाया जाता। Clear? If invoice is not issued and date of payment or date of completion or provision of service is also not ascertained, then time of supply shall be date on which the recipient shows the receipt of service in his books of account। अगर ऐसा लगता है इनवॉइस इशू ही नहीं किया गया, काम सारा हो रहा है, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ इनवॉइस इज नॉट इशूड एंड डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ कंप्लीशन सर्विस पता ही नहीं चल पा रहा, सर्टेन नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, तो पहले से ही लिख दिया गया है कि जिस दिन रेसिपिएंट अपनी बुक में उसको शो करेगा वही डेट को मान लेंगे। ठीक है जी, ये एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हुए, एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करना इससे, और जो डाउट हो कॉल करके पूछ सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल, Mr. A, a manufacturer, sold goods to Mr. B, wholesaler, and issued invoice for sale 1st August 2017। मिस्टर ए हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी किया है होलसेलर को, एंड इशूड इनवॉइस फॉर सेल ऑन 1st August 2007। नाउ डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर द फॉलोइंग केसेस। सिंपल, एक डेट आपको यहाँ पे दे दी क्वेश्चन में, कौन सी, इशू ऑफ इनवॉइस डेट 1 अगस्त को। दूसरी डेट क्या है, ए पार्ट पढ़ो, मिस्टर ए रिमूव द गुड्स फॉर डिलीवरी मिस्टर बी 16 अगस्त, दो डेट आ गई, बताओ तो अर्लियर क्या होगा, जल्दी से इसको देख लो, ए पार्ट का आंसर 1 अगस्त क्या है, इज़ द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, अर्लियर दोनों में से लेंगे, कौन सा लेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस 1 अगस्त, डेट ऑन विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड, रिक्वायर्ड टू बी इशूड मतलब 16 अगस्त को, 16 अगस्त को, तो विच एवर इज अर्लियर 1 अगस्त को क्या मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। बी, अब बी में क्या है, एक डेट तो फिक्स है, क्या एक डेट फिक्स है, क्या, जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ 1 अगस्त को, 1 अगस्त को इनवॉइस इशू हुआ। बी कह रहा है, बी केस, मिस्टर बी कलेक्ट द गुड्स फ्रॉम प्रेमाइस 10 अगस्त को, उसको 10 अगस्त को गुड्स मिली है, तो इसमें क्या होगा, फिर भी यहाँ पे 1 अगस्त और 10 अर्लियर क्या आ गया 1 अगस्त। ठीक है। सी वाले पार्ट में क्या है, मिस्टर बी मेड फुल पेमेंट 26 जुलाई, तो डेट ऑफ पेमेंट इनवॉइस अर्लियर क्या फंस गया 26 जुलाई, तो सी में देख लो आंसर 26 जुलाई। तो ये केसेस आप करो, वेरी सिंपल, प्रोविज़न बार बार देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो सी डी करना आप, ये वाला एग्जाम्पल भी पढ़ना, एग्जाम्पल कोई भी नहीं छोड़ने, क्योंकि एग्जाम्पल जब आप करोगे तो थ्योरी तभी क्लियर होगी, और डाउट्स के लिए मैंने आपको बोला है कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, किसी भी टाइम आप कर सकते हो। एक सर्विस का देख लेते हैं एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल सर्विस का, ABC कंसल्टेंसी सर्विसेज इशूड इनवॉइस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू मिस्टर पी ऑन 5 अगस्त 2017, डिटरमिन टाइम ऑफ सप्लाई। 5 अगस्त को डेट ऑफ इनवॉइस हो चुका है, द प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज वर कंप्लीटेड, और सर्विस कब कंप्लीट हो गई 1 जुलाई को, तो क्या मानेंगे, दोनों में से अर्लियर क्या है 1 जुलाई, बात खत्म। क्लियर। दूसरा, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वर कंप्लीटेड 15 जुलाई, काम कब खत्म हुआ 15 जुलाई, और इनवॉइस कब बन गया
इनवॉइस कब बन गया? 5 अगस्त। दोनों में से अर्लियर क्या होगा? लेकिन रुको, बी प्रोविजन ऑफ सर्विसेज कंप्लीटेड 15 जुलाई। काम किस दिन ख़त्म कर दिया आपने? 15 जुलाई को, ठीक है। और उसके बाद सर्विस कब रिसीव हुई? सर्विस रेंडर्ड। तो बी वाला पॉइंट, बी में एक और चीज़ आप ध्यान समझो, पहले ए में देखो। ए में क्या है कि जिस दिन 15 जुलाई को आपने गुड्स रिसीव कर ली, 15 जुलाई को, ए वाले पॉइंट में क्या था? सर्विस 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 सर्विस। यस, तो एक चीज़ आप ध्यान से समझो, क्या कि 30 डेज़ जो हमने पढ़े थे, 30 डेज़ और 45 डेज़, उसके अंदर अगर इनवॉइस इशू हो जाता है, उसके अंदर अगर इनवॉइस हो जाता है इशू, किस में? सर्विस के केस में, तो फिर हम क्या मानेंगे? विद इन टाइम फ्रेम अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया तो फिर हम आपकी क्या मानेंगे? उसी डेट को मानेंगे, प्रोविजन ऑफ सर्विस को मानेंगे आपका क्या? टाइम ऑफ सप्लाई। अदरवाइज क्या होगा? विच एवर इज अर्लियर। अब देखो आप, जैसे ए केस में क्या था? ए केस में क्या था? प्रोविजन ऑफ सर्विस दे दी गई है 1 जुलाई को, प्रोविजन ऑफ सर्विस 1 जुलाई को हो गया है, और आपने सर्विस का इशू ऑफ इनवॉइस कब किया था? 5 अगस्त। तो 1 जुलाई से 30 दिन के अंदर, 1 जुलाई से 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो जाना था, नहीं किया, तो हम क्या मान लेंगे? 1 जुलाई को ही क्या मान लेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। एक बात समझ आई? दूसरा, बी में क्या है? 15 जुलाई को आपने काम कंप्लीट किया, 5 अगस्त को कर दिया, यानी विद इन टाइम फ्रेम 1 मंथ के अंदर कर दिया, तो किसको हमने फिर डेट दी? 5 अगस्त को टाइम ऑफ सप्लाई माना है, मतलब डिले नहीं करवाया। तीसरे केस में क्या है? द पेमेंट मेड 3 अगस्त वेयर पर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वर रिमेनिंग टू बी कंप्लीटेड। अभी पूरा काम नहीं हुआ है, तो 5 अगस्त को क्या हुआ? इनवॉइस इशू हुआ, और पेमेंट किस दिन हो गई? 3 अगस्त को हो गई। तो यहाँ पे भी क्या है? अब यहाँ पे क्या है? पार्शियल पेमेंट का केस है, तो यहाँ पे हम 3 अगस्त को, यानी विच एवर अर्लियर डेट को ही क्या मानेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई, राइट। तो सर्विस वाला केस सच में थोड़ा सा टिपिकल है। वो आप सामने क्या करो? प्रोविज़न लिख लो। जब आप क्वेश्चन करो तो सामने प्रोविज़न लिख लो, वो चार्ट को, और फिर डेट को फाइंड आउट करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? चलिए अब ये वाला टॉपिक देखते हैं। सेकेंड, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज। तो अभी तक जो हमने प्रोविज़न देखे वो थे फॉरवर्ड चार्ज के, नॉर्मल मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। रिवर्स चार्ज में क्या है? जहाँ पे रेसिपिएंट को टैक्स जमा कराना है, राइट, रेसिपिएंट को टैक्स जमा कराना है गवर्नमेंट को। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? व्हेन द रिसीवर बिकम लायबल टू पे द टैक्स इंस्टेड ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स इट इज़ नोन एज रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज अप्लाइज व्हेन। तो पहले यही पढ़ लेते हैं कि रिवर्स चार्ज लगता कब है। मतलब वैसे तो नॉर्मली जीएसटी में क्या है? जो सप्लायर ऑफ गुड्स होगा, सप्लायर ऑफ सर्विस होगा, वो अपने बिल में सर्विस की वैल्यू प्लस जीएसटी लगाएगा, और किससे कलेक्ट करेगा? रेसिपिएंट से, और गवर्नमेंट को जमा कराएगा। लेकिन अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है। जैसे मैं और आप अगर सर्विस लेंगे तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी हो गई कि हम टैक्स भी पे करना है उस बिल का जो वो देगा सामने वाला, और उसको हम जमा कराएंगे। टैक्स वो बताएगा, अपने बिल में वो लगा के देगा। जैसे मान लो वो बोलेगा 100 रुपये की गुड्स, 10 रुपये का टैक्स, वो लगा के देगा, लेकिन जमा हम लोगों को करना है। ये है रेसिपिएंट ऑफ सर्विस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो कहाँ पे एप्लीकेबल है? देखो, पहला, द वेंडर हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड सेल द गुड्स टू अ रजिस्टर्ड पर्सन थस जीएसटी शैल बी पेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन। अब उल्टा हो गया है, जो सप्लाई कर रहा है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो गवर्नमेंट किसको पकड़ेगी? रेसिपिएंट को पकड़ेगी। तो पहला ये फंस गया, क्योंकि वो जीएसटी का जो सर्विस प्रोवाइडर है वो रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरा, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ आर लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो कहाँ से पकड़ के लाएं? जो सर्विस दे रहा है वो कहाँ बैठा हुआ है? जहाँ हम टैक्स लगा ही नहीं सकते, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बैठा हुआ है, आउटसाइड इंडिया बैठा हुआ है, या इंडिया में भी उस जगह बैठा हुआ है जहाँ जीएसटी नहीं लगता, राइट। लोकेशन की बात हो रही है, गुड्स की बात नहीं, लोन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी की बात हो रही है। तीसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर सच एज टू अ पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस। मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब हमने लिमिट पढ़ी थी, याद है? लिमिट पढ़ी थी क्या? 10 लाख और 20 लाख। नॉर्मली 20 लाख, कुछ स्टेट में 10 लाख। तो वहाँ पे अगर ऐसी प्रॉब्लम हो गई, लिमिट में वो नहीं है, तो रेसिपिएंट को पकड़ेंगे, क्योंकि वो लिमिट में कवर ही नहीं।
फोर्थ, इनडायरेक्ट लेवी ऑफ टैक्स ऑन ए सेक्टर जनरली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इनडायरेक्ट लेवी ऑफ टैक्स ऑन सेक्टर जनरली एग्जेम्प्टेड फॉर टैक्स। अब वो कौन से हैं ये देख लो आप। अब इस चार्ट को देखते हैं यहाँ पे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज। तो पहला हमने क्या देखा, यहाँ पे रूल्स पढ़ेंगे अब रिवर्स चार्ज के केस में। अब देखो जैसे ये चार्ट है, अब जब आप क्वेश्चन करो तो इस चार्ट को सामने रखो, तब हो पाएंगे न्यूमेरिकल्स, राइट। जब हमारे सामने चार्ट प्रोविजन का होगा देन ओनली हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे, वरना ऐसा लगेगा हमें रट्टा लगाना पड़ रहा है। रट्टा नहीं लगाना आपको, ठीक है। पहला, इन केस ऑफ गुड्स, अगर गुड्स की बात हो रही है, गुड्स सप्लाई हो रही है, गुड्स रिसीव हो रही है और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, तो क्या कहता है, सेम है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जिस दिन गुड्स आई, दूसरा डेट ऑफ विच पेमेंट इज मेड, दूसरा, और 30 डेज फ्रॉम द डेट इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर। अब देखो नॉर्मली हम लोग क्या लेंगे, जिस दिन गुड्स रिसीव हुई और जिस दिन पेमेंट हुई, उन दोनों में से अर्लियर। लेकिन कभी कभी बहुत डिले हो गया तो 30 दिन का हम मार्जिन दे रहे हैं। कितना, किस दिन से 30 दिन, 30 डेज फ्रॉम द डेट इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर। मतलब पेमेंट भले आप लेट लो, हमें उससे मतलब नहीं है, आप झूठ मत बोलो हमें कि पेमेंट लेट मिली। जिस दिन आपको सर्विस मिलती है उसके 30 दिन के अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देना है, ठीक है, राइट। ये तीनों चीज़ों कंबाइंड देखेंगे। 30 दिन के अंदर इशू कर दिया तो रिसिप्ट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, नहीं किया तो फिर 30 दिन की डेडलाइन और डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है। अब आ जाओ इन केस ऑफ सर्विस। सर्विस के केस में क्या प्रोविजन है देखो। अब यहाँ पे दो कैटेगरी है। पहला, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। एसोसिएटेड एंटरप्राइज में मतलब क्या है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज का मतलब है वो एंटरप्राइज जो रजिस्टर्ड हैं, जो किसी न किसी इंस्टीट्यूट, मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे। तो इसमें भी क्या है, द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स, और दूसरा पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर, जिस दिन आप बुक्स में एंट्री करोगे सर्विस की, चाहे ड्यू या पेमेंट बेसिस पे, और पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर, जब आपने पेमेंट दी। अदर देन एसोसिएटेड एंटरप्राइज तो क्या होगा, पेमेंट और 60 डेज यहाँ पे है, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर, राइट। ओके, अब एक एग्जांपल देखते हैं। समझने के लिए न्यूमेरिकल करने से पहले आपको एग्जाम्पल करने हैं। जितने कर लो उतने ही कम है। तो मैक्सिमम आपको एग्जाम्पल और क्वेश्चन करने हैं और फिर डाउट पूछने हैं, किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। चलो, मिस्टर ए रजिस्टर्ड डीलर है, रिसीव गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी एन अनरजिस्टर्ड डीलर। वो अनरजिस्टर्ड है तो लग जाएगा आरसीएम। पहली बात, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा एग्जाम में कि वो आरसीएम का है कि नहीं। आरसीएम में पता तो ना लिखेगा कि क्वेश्चन आरसीएम का है, उसे समझना पड़ेगा। तो क्योंकि सामने वाला कौन है, अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। मिस्टर ए रजिस्टर्ड है, मिस्टर बी एन अनरजिस्टर्ड डीलर, मिस्टर बी इशू इनवॉइस, मिस्टर बी issue invoices on 1st July 2017, determine time of supply of goods in the following cases. Mr. B issue invoice on 1st July, date of invoice क्या है, 1st July, determine time of supply। पहला, मिस्टर ए रिसीव गुड्स 15th July 2017, पेमेंट ऑफ विच इज़ नॉट मेड। अब यहाँ पे दो ही डेट है सिर्फ, क्या, इनवॉइस इशू कर दिया 1 जुलाई को, गुड्स आपको मिल गई 15 जुलाई को, पेमेंट अभी नहीं किया आपने, तो हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए का देखो, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स 15 जुलाई, पेमेंट है ही नहीं, तो क्या मान लेंगे, 15th जुलाई विल बी टाइम ऑफ सप्लाई, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अर्लीस्ट का मतलब 15 जुलाई को ही दोनों डेट मान के हम उसी दिन आपका क्या लगा देंगे, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। बी, मिस्टर ए को रिसीव हो गई 3 अगस्त को, लेकिन पेमेंट आपने करी 4 अगस्त को। तो ये तो बहुत आसान है, दूसरे केस में क्या है, अच्छा, इसमें एक डेट आपको भूलना नहीं है। यहाँ पे तो 2 डेट्स दी हुई हैं, कौन कौन सी, और क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग की डेट है वो नहीं भूलना। क्वेश्चन की डेट क्या है, इनवॉइस कब इशू किया आपने, 1 जुलाई को, ये डेट नहीं भूलनी। तो 1 जुलाई को याद रखना है। और फिर दूसरे केस में क्या कह रहा है, दूसरे केस में है 3 अगस्त को गुड्स रिसीव हुआ और पेमेंट आपको कब मिल गई, 4 अगस्त को। तो अब आप ये बताओ, एक जरा 30 दिन काउंट करो, 30th डे काउंट करो आप, 30th डे काउंट करो 1 जुलाई से, 1 अगस्त हो रहा है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेट का इशू हो गया, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखो बी पार्ट, रिसिप्ट ऑफ गुड्स 3 अगस्त, डेट ऑफ पेमेंट 4 अगस्त, और इनिशियल डेट क्या है 1 जुलाई। तो आंसर में देखो क्या लिखा हुआ है, 30 जुलाई विल बी टाइम ऑफ सप्लाई दैट इज अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग क्या, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग क्या, यहाँ पे देखो ये 30th डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, 30th डे क्या फंस रहा है डेट ऑफ इनवॉइस का, 31 जुलाई फंस रहा है। उसके बाद भी आप डिले कर रहे हो तो हम क्या ले लेंगे, अर्लीस्ट ऑफ 30th जुलाई एंड 3rd ऑफ अगस्त, तो क्या फंसा 30 जुलाई। तो ऐसा नहीं है सिर्फ आप रिसिप्ट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट को लेके और आंसर सॉल्व कर दो, इनिशियल डेट याद रखनी है, ठीक है। वो 30 डेज मैक्सिमम पीरियड दिया गया है ताकि एसएससी डिफ़ॉल्ट ना करे, झूठ बोल के निकल ना जाए, ठीक है। हाँ, सी देखो, मिस्टर ए मेड पेमेंट ऑन 8 जुलाई एंड रिसीव गुड्स ऑन द सेम डेट। अब कितनी डेट्स हो गई, 1 जुलाई और 8 जुलाई, 1 जुलाई और 8 जुलाई। तो अर्लियर कौन सा हो गया, अब तो आसान है ये, अब तो आसान है। अब देखो यहाँ पे 8 जुलाई एंड रिसीव गुड्स ऑन द सेम डेट, दोनों की डेट क्या है, रिसिप्ट की ही और पेमेंट की। अब क्योंकि 1 जुलाई की बात थी, 30 दिन के अंदर हो गया, तो इन्हीं डेट में से अर्लियर लेना है। इन्हीं डेट मतलब 8 ही 8 हो गई दोनों जगह, तो 8 जुलाई को ही पॉइंट ऑफ टैक्सेशन हो जाएगा, क्योंकि 30 दिन के प्रोविज़न को नहीं आपने वायलेट किया, ठीक है। एक बार अपने आप करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। डी, मिस्टर ए रिसीव गुड्स 10th जुलाई, मेड पेमेंट 9th जुलाई, और स्टार्टिंग की डेट क्या चल रही है 1 जुलाई, तो सब कुछ एक महीने के अंदर ही हो रहा है। तो 10 जुलाई और 9 जुलाई विच एवर इज अर्लियर, तो 9 जुलाई विल बी टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है जी, टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, अब ये आप देख लेना इसको, ये वाले केसेस सारे करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और होगी तो फिर एनी टाइम यू कैन आस्क द डाउट। ये वाला चरा चार्ट देखो, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर फॉर गुड्स एंड सर्विस, वाउचर कितने दिन में सप्लाई करना है, क्या है इसमें, देखो जी क्या कहता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स फॉर गुड्स एंड सर्विस, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट दैट पॉइंट, और डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर इन ऑल अदर केसेस। अब ये क्या बोल रहा है, वो जो वाउचर्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कैशबैक के वाउचर्स या पेटीएम वगैरह, ये सब जिसमें आप वाउचर्स रिडम्पशन वगैरह होती है, जैसे आप कैशबैक वगैरह देखते हो, वो वाउचर्स की यहाँ बात हो रही है। तो उसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानना है, उसमें रेट ऑफ जीएसटी क्या मानना है, वो ये बोल रहा है। 2 डेट में से आपको देखनी है, 2 डेट में से देखनी है विच एवर इज अर्लियर, या तो इशू का वाउचर या रिडम्पशन का वाउचर। इशू किया, रिडम्पशन बात किया, तो इशू, रिडम्पशन और इशू दोनों में से अर्लियर, ठीक है। यहाँ पे नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐसा है, देखो डेट ऑफ इशू लेंगे, सॉरी डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर लेंगे अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है उस टाइम पे कि सप्लाई क्या है, किस रेट से है। अदर केसेस में रिडम्पशन लेंगे अगर ये केस नहीं है, यानी बाकी सारे केसेस में रिडम्पशन ऑफ वाउचर। क्लियर है, ये केसेस आप देखो, ये सारे क्वेश्चंस देखने, फिर से आगे ये वाला रेजिड्यूरी क्लॉज देखो आप, दिस इज रेजिड्यूरी क्लॉज। रेजिड्यूरी क्लॉज क्या कहता है, इन केस वेयर अ पीरियोडिकल रिटर्न हैज़ टू बी फाइल्ड द डेट ऑन विच सच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड। मतलब नॉर्मली मैंने आपको बताया कंपोजिशन स्कीम बताया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि आपको लॉ के ज़्यादा कंप्लायंसेस में नहीं पढ़ना, टोटल टर्नओवर का फ्लैट रेट आपको दे देना है कंपोजिशन स्कीम। तो यहाँ पे कह रहा है इन केस वेयर अ पीरियोडिकल रिटर्न हैज़ टू बी फाइल, आप मंथली पेमेंट कर रहे हो, मंथली रिटर्न सबमिट कर रहे हो, तो इस केस में कहता है क्या पीरियोडिकल, तो फिर आपको क्या लेना है, डेट ऑन विच रिटर्न इज़ टू बी फाइल्ड। बाकी केसेस में इन एनी अदर केस द डेट ऑफ विच सीजी एसजी या टीएसजी पेड वाली डेट। याद ये रखना है कि 2 डेट्स हमारे पास होती हैं, एक डेट ऑफ पेमेंट और एक होता है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो वैसे रिटर्न की डेट में कब कह रहा है, जब आप क्या करते हैं, पीरियोडिकली रिटर्न फाइल करते ही रहे, अदरवाइज पेमेंट। क्लियर, ओके। ओके, अब ये इम्पॉर्टेंट है, देखो ये वाला चार्ट इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, रेट
रेट ऑफ टैक्स चेंज हो रहा है, जैसे मान लो आज के दिन रेट ऑफ टैक्स ये था और कल से गवर्नमेंट ने बोला है कि आज ये सामान ले लो, इस पे ये रेट ऑफ टैक्स रहेगा और कल के दिन इस पे रेट की एप्लीकेबिलिटी कुछ और होने वाली है। तो हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम रेट ऑफ टैक्स कैसे चेंज करें। कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट कोई रेट को चेंज करती है और बोलती है पिछली डेट से एप्लीकेबल करेंगे। पिछली डेट से मतलब जो डेट निकल गई उस दिन से रेट एप्लीकेबल होगा। तो ये वाली प्रॉब्लम के लिए चार्ट है हमारे पास। देखो फर्स्ट केसेस हमारे पास अलग अलग हैं और हमारे पास 4 कैटेगरी। 4 कैटेगरी क्या है? इवेंट बिफोर चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, इवेंट बिफोर चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। तो बहुत आसान है, जो इवेंट हुई है वो रेट ऑफ टैक्स से पहले है तो क्या ले लेंगे? इनवॉइस डेट या पेमेंट रिसीव, जो भी डेट होगी। इवेंट आफ्टर चेंज इन इफेक्टिव रेट, इवेंट आफ्टर तो प्रॉब्लम हुई ही नहीं, तो प्रॉब्लम हुई ही नहीं। इवेंट आफ्टर चेंज इन रिस्पेक्ट इफेक्टिव डेट तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। टाइम ऑफ सप्लाई इफ गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड बिफोर चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर का लेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई इफ गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड आफ्टर चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, इसमें ये केस एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, ये चार्ट ये इसको ओके। तो एक यहाँ पे सिचुएशन, ये इस चार्ट में फोकस करने से अच्छा पता है क्या होगा, आप इसके क्वेश्चंस एक बार देखो तो ये चार्ट को पढ़ना कैसे ये समझ में आ जाएगा। इसके चार्ट में पढ़ने में भी क्या लग रहा है, थोड़ा सा क्लमी चार्ट लग रहा है। तो लेट्स कम टू दी क्वेश्चन, एग्जाम्पल पे आ जाओ, उससे हमें देखो आपको पूरा समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल देखो आप, ये है प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे हैं, रेट ऑफ टैक्स चेंज होने की प्रॉब्लम। अब आप देखो ध्यान से करो, इस एग्जाम्पल को पूरा समझ में आ जाएगा। मिस्टर ए ने सप्लाई करी गुड्स की 20 दिसंबर, इस डेट को नोट करो कॉपी में। इस तरीके से करो आप, पहले एक नोटबुक निकालो और ये डेट नोट करो। हालांकि एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है बट आप नोटबुक में लिखो। पहले लिखो डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या लिखा हुआ है? 28 दिसंबर। जीएसटी रेट ऑन गुड्स इज चेंज फ्रॉम 12% टू 5%, 1 जनवरी को चेंज हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है, आपने सप्लाई पहले कर दिया, लेकिन एक ही इवेंट हुई है। ध्यान समझना, एक इवेंट हो चुकी है तो टैक्स चेंज हो गया, यानी बाकी इवेंट बाकी है। इवेंट क्या बाकी है? ना तो इनवॉइस इशू किया ना हमें पेमेंट मिली। मिस्टर ए इशू इनवॉइस 28 दिसंबर, इनवॉइस भी इशू कर दिया। ध्यान से समझो, यानी 2 इवेंट रेट ऑफ टैक्स से पहले ही हो गई, गुड्स भी भेज दी, बिल भी इशू कर दिया। एंड पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट 30 दिसंबर। लो जी, सब कुछ पहले हो गया, सब कुछ पहले ही हो गया। तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस, बताओ। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? तीनों डेट को यहाँ पे लिखो। क्या लिखा हुआ है? गुड सप्लाई 20 दिसंबर, इनवॉइस इशू सेम डेट, पेमेंट रिसीव 30 दिसंबर। तब यहाँ पे क्या होगा? इफ रेट हैज चेंज ऑन 1 जनवरी 2018, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अर्लीस्ट कौन सी? 2 डेट को पकड़ो, 2 डेट को पकड़ो। क्या? इनवॉइस इशू 20 दिसंबर और पेमेंट रिसीव अर्लियर कौन सी? 20 दिसंबर। ये होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई, यानी यहाँ पे ओल्ड रेट ही चलेगा। बस समझ में, ओल्ड रेट ही चलेगा। आप वैसे भी एग्जांपल उधर समझ जाओ कि सब कुछ तो पहले ही हो गया तो टैक्स की प्रॉब्लम क्यों आएगी? टैक्स की प्रॉब्लम 1 जनवरी से होगी, या कोई एक इवेंट जब जनवरी में बाद होगा, 1 जनवरी के बाद आएगा तो प्रॉब्लम होगी। क्लियर? और एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला क्लियर हो जाएगा। तो कभी अगर आपको एग्जाम्पल या कोई थ्योरी समझ में नहीं आती, इलस्ट्रेशन कर लो उसके, एग्जाम्पल कर लो उसके, तो वो थ्योरी आसान है। क्यों? थ्योरी लिखने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है हमें समझ में ना आए, राइट। चलो ये वाला एग्जाम्पल देखो। मिस्टर ए सप्लाइड गुड्स टू मिस्टर बी 20 दिसंबर, एक डेट सप्लाई ऑफ गुड्स। जीएसटी रेट चेंज हो गया 12 to 5% 1 जनवरी को, सेम ऊपर तरह एग्जाम्पल है। मिस्टर ए ने इशू कर दिया इनवॉइस 2 जनवरी, प्रॉब्लम आएगी। क्यों? एक डेट रेट ऑफ चेंज के बाद हुई है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 चीज़ें हमें पता चल गई, एक गुड सप्लाई हो गया 28 दिसंबर, इनवॉइस इशू हुआ 2 जनवरी को, तो ज़रूर अकाउंटेंट को प्रॉब्लम हुई होगी कि टैक्स नया लगाऊं या पुराना लगाऊं। फिर भी वो हमसे जानना चाह रहा है कि मेरे पे पॉइंट ऑफ टैक्स कब लगेगा। पेमेंट इज क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट 29 दिसंबर। लो जी, पैसे तो पहले ही आ गए, पैसे तो पहले ही आ गए, रेट ऑफ टैक्स चेंज से बना। तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई?
देखो ध्यान से, फॉलोइंग इवेंट हैव टेकन प्लेस बिफोर चेंज ऑफ टैक्स। दो इवेंट पहले हो गई, कौन सी, सप्लाई भी पहले पेमेंट भी पहले। तब जो दो इवेंट पहले हो गई तो दोनों में से अर्लियर क्या हुआ, 28 दिसंबर, और 29 दिसंबर में क्या हुआ, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 29 ऑफ दिसंबर। अब यहाँ पे क्या है, देखो, फॉलोइंग इवेंट हैव टेकन प्लेस बिफोर चेंज इन। अब ऊपर वाले चार्ट पे जाओ, यहाँ पे अर्लियर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा। क्यों देखो इस वाले चार्ट को, यहाँ पे क्या हुआ है, टाइम हैज रेट ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे चेंज हो गया है। तो इस जैसे अब यहाँ पे इशू है, तो अब यहाँ पे अर्लियर वाला इशू तो नहीं लग पा रहा। तो अब आप ऊपर चार्ट जाके देखो, अब ये चार्ट आपको थ्योरी हेल्प करेगी। देखो ये वाली बात, यहाँ पे इस चार्ट में थर्ड पॉइंट पढ़ो आप, राइट, थर्ड पॉइंट पढ़ो आप, थर्ड नहीं फोर्थ पॉइंट पढ़ो। रेस्ट कौन सा केस है, एक सेकेंड, एक तो इसमें एग्जाम्पल के नंबर नहीं लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल हम कौन सा कर रहे थे, यस ये सेकंड वाला एग्जांपल, डेट ऑफ पेमेंट को इसमें क्या बनाया गया है, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। तो ये वाला पॉइंट आप देखो, दिस वन। तीसरा केस, इनवॉइस इशू कब हो गया, ये हो गया इवेंट पहले ही रेट ऑफ टैक्स से पहले, इवेंट पहले ही, उससे पहले, राइट। इवेंट आफ्टर चेंज इफेक्टिव, इवेंट कौन सी बाद में हुई, पेमेंट रिसीव बाद में हुई, पेमेंट बाद में रिसीव हुई, बिल बाद में दिया तो पेमेंट ही बाद में रिसीव हुई, ठीक है। अच्छा, टाइम ऑफ सप्लाई, इफ गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड बिफोर चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स तो डेट ऑफ इनवॉइस लेते हैं। लेकिन फोर्थ वाले केस में यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी लगी है क्या, टाइम ऑफ सप्लाई इफ गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड आफ्टर चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, आफ्टर चेंज इन इफेक्टिव रेट, तो यहाँ पे डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो क्योंकि यहाँ पे थर्ड वाले बॉक्स में देखो, ये वाला बॉक्स, ये वाला टाइम ऑफ सप्लाई इफ गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड बिफोर सप्लाई पहले ही हो चुकी है, इफेक्टिव रेट से पहले, बिल बाद में इशू किया है, तो डेट ऑफ इनवॉइस ले रहे हैं। फोर्थ केस में क्या कह रहा है, फोर्थ वाले बॉक्स में क्या कह रहा है, अगर पेमेंट रिसीव कब हो गई, इवेंट बिफोर, और इवेंट दूसरा इनवॉइस इशू कब हुआ, आफ्टर, जो 1 जनवरी को इसमें था, आफ्टर, तो डेट ऑफ पेमेंट को क्या मानेंगे, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, डेट ऑफ पेमेंट। तो इसीलिए यहाँ पे अर्लियर नहीं, 29 ऑफ दिसंबर को पीओटी लिया गया है, दैट इज 29 दिसंबर, दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टैक्सेशन में आपको विच एवर इज अर्लियर नहीं देखना, यहाँ पे रूल्स को ही देखना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर, राइट, ओके। तो यहाँ पे देखो ये सारे और भी एग्जाम्पल हैं। तो आप क्या करो जब न्यूमेरिकल करोगे, जैसे मैंने बताया, इस चार्ट को सामने रखो, लेकिन इसको पढ़ के क्वेश्चन मत करो, क्वेश्चन के साथ साथ इसको पढ़ो। इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करो, एग्जाम्पल को पढ़ते चलो, सामने चार्ट को लिख के रखो, और जहाँ पे प्रॉब्लम आए और इवेंट्स को पकड़ते जाओ, कौन सी इवेंट कब हो रही, चार्ट को रेफर करो, और वहीं से पीओटी को रेफर करो, वहीं से पीओटी का आंसर देखो, ठीक है। 3 एग्जाम्पल और बचे हैं, और फिर उसके बाद नया टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ जीएसटी, इसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे। तो यहाँ तक आप करो। नो डाउट पॉइंट ऑफ टैक्सेशन लिटिल बिट टफ है, क्योंकि लॉजिकल है, ठीक है, लॉजिकल है, बहुत सारी डेट्स का इशू है, लेकिन एक बार समझ में आ गया, 2-3 बार करने के बाद कभी भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। हो सकता है वीडियो में समझाने का तरीका मेरा थोड़ा सा वीक हो, बट आप एक बार समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम हो क्या रही है, हम लोग किस प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं। प्रॉब्लम को टैकल ये कर रहे हैं कि रेट ऑफ टैक्स कौन सा लें, रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे चेंज हो रहा है, कई इवेंट पहले हो गई, कई इवेंट बाद में हो रही हैं, तो विच एवर अर्लियर के पॉइंट में ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। नॉर्मल मैकेनिज्म में हमने देखा, फिर रिवर्स मैकेनिज्म में देखा, और अब रेट ऑफ टैक्स चेंज होने के सिनेरियो में देखा, ठीक है। इतना करो, और फिर हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे वैल्यूएशन ऑफ जीएसटी, राइट, सी यू।